ईरान का जो मिलिट्री चीफ थे वो पासदारान इनकलाब जो उनका है उसके चीफ कासिम सुलेमानी को उसको भी इसराइल ने मार दिया। तब भी ईरान ने पेशेंस रखा। उसके बाद फिर जब ये लेटेस्ट और उसके बाद गज़ा के मौके पर भी जब कुछ छिटपुट इसराइल की जानिब से जब ईरान की तरफ कुछ मिसाइल छोड़े गए या कुछ एयर वॉलेशन की कोशिश की तो भी ईरान ने हल्का रिएक्शन दिया था। लेकिन इस बार जब डायरेक्ट अटैक किया इसराइल ने तो उनको मौका मिल गया। तब ईरान के एक सीनियर जो सेना के अधिकारी हैं उनका बयान है कि हम लोग इस इंतज़ार में थे कि इसराइल कोई बड़ी गलती करे और उसने अब ये बड़ी गलती करती है डायरेक्ट अटैक करके। अब इसका अंजाम उसको भुगतना होगा। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे और मेरे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी खालिद जी। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल ईरान के बीच जारी विध्वंसक जंग की, जिसका 9वां दिन शुरू हो चुका है। बावजूद इसके दोनों ही खेमों से एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी तबाही देखने को मिल रही है, लेकिन रुकने का नाम कोई नहीं ले रहा। कोई नहीं कह रहा कि हम इस युद्ध पर विराम चाहते हैं। हालांकि इस बीच अमेरिका का जो स्टैंड है वो कभी ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने जैसा नज़र आने लगता है और ट्रंप लगातार ईरान को धमकी भी देते हैं कि टेबल पर आइए, न्यूक डील पर साइन कीजिए वरना परिणाम घातक होंगे। लेकिन ईरान जब पलटवार करते हुए कहता है कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, तो ट्रंप के तेवर फिर तब्दील भी हो जाते हैं। 2 हफ्तों तक मामले पर विचार की बात भी करते हैं कि अभी हम सोचेंगे कि हमें कार्रवाई क्या करनी है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से ईरान में अब जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 750 के करीब लोग अब तक मारे जा चुके हैं, 2000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, वहीं इजराइल में भी ईरानी मिसाइली अटैक के चलते बड़े नुकसान की जानकारी सामने आ रही है। इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए खालिद जी का मैं रुख करूँगी। खालिद जी, लगातार इजराइल विध्वंसक अटैक कर रहा है ईरान पर, उसके सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाने पर ले रहा है। स्पेसिफिकली जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या सेटअप्स हैं उसी को टारगेट किया जा रहा है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि ईरान में भूकंप भी आ रहे हैं रुक रुक कर, और जो लेटेस्ट भूकंप है वो 5.5 की तीव्रता वाला बताया जा रहा है। ईरान कितने समय तक इस युद्ध की स्थिति को झेल सकता है? हालांकि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। खामेनी सीधे बोल चुके हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। इस स्थिति पर आपका कमेंट? देखिए, ईरान इस तरह से इसराइल के अटैक को रिटेलिएट करेगा ये दुनिया ने कभी सोचा ही नहीं था। और इससे पहले ईरान ने, पूरी दुनिया ने देखा, ईरान काफ़ी पेशेंस से काम ये लेता रहा कि इसकी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। जब ईरान के प्रेसिडेंट का जहाज़ जब आर्मेनिया से वो आ रहे थे तो वो जब क्रैश कर गया तो उस समय भी इसराइल पर साजिश करने का इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक करके धीरे धीरे अलग अलग घटनाओं में इसराइल की ओर से टारगेट किया जाता रहा। उसके बाद ईरान का जो मिलिट्री चीफ थे वो पासदारान इनकलाब जो उनका है उसके चीफ कासिम सुलेमानी को उसको भी इसराइल ने मार दिया। तब भी ईरान ने पेशेंस रखा। उसके बाद फिर जब ये लेटेस्ट और उसके बाद गज़ा के मौके पर भी जब कुछ छिटपुट इसराइल की जानिब से जब ईरान की तरफ कुछ मिसाइल छोड़े गए या कुछ एयर वॉलेशन की कोशिश की तो भी ईरान ने हल्का रिएक्शन दिया था। लेकिन इस बार जब डायरेक्ट अटैक किया इसराइल ने तो उनको मौका मिल गया। तब ईरान के एक सीनियर जो सेना के अधिकारी हैं उनका बयान है कि हम लोग इस इंतज़ार में थे कि इसराइल कोई बड़ी गलती करे और उसने अब ये बड़ी गलती करती है डायरेक्ट अटैक करके। अब इसका अंजाम उसको भुगतना होगा। तो अब चूँकि इसराइल को, अमेरिका को और पूरी दुनिया को ये ऐसा लग रहा था, क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था पिछली घटनाओं में, तो ऐसा लग रहा था कि ईरान एक सॉफ्ट स्टेट है और उसको उसके पास इतना ज़ख़ीरा नहीं होगा हथियारों का, या न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट है, जो फ्यूजन है और जो न्यूक्लियर पावर बनने की राह में जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से नहीं कर पाया होगा। तो ईरान को अंडर एस्टिमेट किया और इसी वजह से
इसराइल ने ये डेयर किया कि ईरान को पर वो डायरेक्ट अटैक कर सके WMD के नाम पे। वही मामला है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो इराक़ में मिला, कुछ नहीं मिला, इराक़ को उसी नाम पर तबाह किया गया। फिर इसके लिए 20 साल से भूमिका बन रही थी ईरान को लेकर भी। तो अब ईरान के पास है या नहीं है, लेकिन एक बहाना ये बना करके उसको घेरने की कोशिश थी और ईरान इसको समझ रहा था। अब उसके बाद जब इजराइल ने डायरेक्ट अटैक किया तब ईरान ने रिएक्ट करना शुरू किया और तब धीरे धीरे उसने अपने तमाम ऐसे मिसाइल्स जो दुनिया ने पहले दूसरी कंट्रीज़ ने भी नहीं देखे थे, उस तरह के मिसाइल्स उसके पास थे कि पूरी दुनिया भौचक रह गई कि आखिर ये ईरान कर क्या रहा था। तो ईरान में अगर एक तरह से देखें तो ओवरग्राउंड जो दुनिया है ईरान की, उस तरह से पूरे ईरान में अंडरग्राउंड एक दुनिया है जिसमें सिर्फ वेपन्स और मिसाइल्स डेवलप किए जाते हैं, उनको बाहर लाकर टेस्ट किया जाता है, फिर उनका ज़ख़ीरा अंदर रखा जाता है। ये किसी को मालूम नहीं था। ये इंटेलिजेंस फेल्योर कहें, ये CIA से लेकर मोसाद तक के किसी को ये पता ही नहीं चल पाया। करके इस वक्त ईरान की क्षमता खुद की डिफेंस की तो है ही और लंबे समय तक इस वॉर को वो सस्टेन कर सकता है, ऐसे संकेत लगातार मिल रहे हैं। और जिस तरह से वो रिटेलिएट कर रहा है हर हमले को लेकर के, इजराइल को जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, की बिल्डिंग्स हैं, उस पर बड़ा नुकसान पहुंचा है और उसके रिहायशी इलाके भी तबाह हो रहे हैं। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू जब ये कहते हैं कि जब तक फोर्डो परमाणु सेंटर जो है पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाएगा, हम उससे हमले को रोकेंगे नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू, हम जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बल पर, उनके शह पर ही इतनी जोशो खरोश के साथ इस युद्ध में लगातार अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। दुनिया में दो फाड़ नज़र आने लगा है, जहां पर जैसे G7 प्लेटफॉर्म पर भी इजराइल के सपोर्ट में एक मत प्रस्ताव पारित किया गया, वहीं रूस और चीन सरीखे देश वो ईरान के साथ खड़े हैं। और अब तो बाकायदा परमाणु को लेकर के कि सकारात्मक इस्तेमाल भी होते हैं परमाणुओं के, और ऐसे में उस प्रयोग के लिए हम लगातार ईरान को सपोर्ट करते रहेंगे। क्या आप वाकई इस स्थिति को, इस हालात को तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने वाले कदम के रूप में देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जो अभी अमेरिका की वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, 2 सप्ताह का जो वो एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, इस बीच वो डायलॉग्स के ज़रिए ही बातचीत की कोशिश करेंगे और ईरान को दबाव बना करके किसी भी तरीके से विड्रॉ करने के लिए या टेबल पर आकर के न्यूक डील साइन करने के लिए मजबूर कर सकेंगे? आपका देखिए, अमेरिका के तेवर जो बदले हैं, वो अमेरिका जिस इमरजेंसी हालात में वो G7 की मीटिंग से, समिट से वो गए थे डोनाल्ड ट्रंप वापस, कि एकदम ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है कि किसी लीडर से वो बायलैटरल बात भी नहीं कर पाए, और वहाँ जाने के बाद अचानक उनका रुख ऐसा बदल जाता है। वो वजह सिर्फ रूस और चीन का रवैया है। रूस और चीन ने जिस तरह से खुली धमकी दी है कि अमेरिका के लिए ये बेहतर होगा कि वो ईरान के मामले में इसराइल का साथ ना दे। अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो फिर इसका रिपरकशन बहुत बुरा होगा। खामेनेई ने भी कहा, खामेनेई ने भी कहा, कूदना नहीं चाहिए। नहीं, खामेनेई ने तो कहा ही, लेकिन रूस ने जो डायरेक्टली कह दिया, और साथ में चीन है और ऊपर से नॉर्थ कोरिया जो, तो इस तरह से उसके बाद से ही उनके तेवर बदले हैं। और उन्होंने जो 2 वीक का, 15 दिन का जो बोला कि हम 2 वीक के बाद कुछ फैसला ले पाएंगे, अभी वो 2 वीक से हो सकता है 4 वीक भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब इसराइल अमेरिका पर भरोसा कर रहा था, तो उन्होंने, अब ये क्या मामला है कि उन्होंने कि इसराइल को और पिटने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र अभी इसराइल के नुकसान पर है। सब वही देख रहे हैं कि बड़ा डैमेज हो रहा है, क्योंकि इसराइल के बारे में ईरान का कितना डैमेज हो रहा है ये डिबेटेबल नहीं है दुनिया में। इसराइल का कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसराइल ने जो एक हवा खड़ा कर रखा था कि हमारे पास ऐसा आयरन डोम है जो कोई भी दुनिया का ऐसा, वो तो धराशायी हुआ ही। अमेरिका की तरफ से भी जो उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए थे, वो भी इक्का दुक्का मिसाइल को, इक्का दुक्का नहीं बल्कि मैं ये कहूँगी अगर मान लीजिए 100 में से 90 मिसाइल को वो नाकाम कर भी रहे हैं, तो 10 तो गिर रहे हैं, और 10 जिन इलाकों में गिर रहे हैं वो बड़े नुकसान पहुँचाते नज़र आ रहे हैं। और इस बार दुनिया ने वॉर स्ट्रेटजी में एक नई चीज़ देखी। ईरान ने ऐसा किया कि वो पता था, उनको पता है कि वो आयरन डोम का जो सिस्टम है जितना भी काम कर रहा है, वो मिसाइल को, एंटी मिसाइल जो है वो वहाँ से छोड़ेंगे। तो ईरान ने फॉल्स मिसाइल पर वो सारे 10, 15, 20, 25 की तादाद में मारे, जिसमें जो कुछ नहीं था सिवाय उसमें आग के और उसका खाली डब्बा के इंगेज करने।
तब इसराइल ने अपने सारे एमुनिशंस उसको बेकार किए, क्योंकि वो फॉल्स मिसाइल को मार रहे थे। उसके बाद से इस तरह से लगातार ईरान इस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहा है कि वो फॉल्स मिसाइल के साथ साथ बीच में एक अपना ICBM या उस तरह के क्रूज मिसाइल डालता है, तो जिससे वो समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ है। एक तो उनका आयरन डोम जो भी जितना भी मजबूत था या कमज़ोर था उस पर वो, उसके अलावा ये जो वॉर स्ट्रेटजी अपनाई ईरान ने कि एक फॉल्स मिसाइल का कॉन्सेप्ट। इस स्थिति में, इन हालात में, जब ईरान के बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं वो मारे जा चुके हैं, उनके परमाणु के संदर्भ में जो काम करने वाले वैज्ञानिक हैं वो भी अटैक में मारे जा चुके हैं, बावजूद इसके आप एक मार रहे हैं वो 4 खड़े कर रहे हैं, और आप एक अटैक करते हैं वो सीधे 100 मिसाइल दाग दे रहे हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि मल्टीपल अटैक्स करके पहले उनके आयरन डोम को इंगेज करना और उसके बाद फिर पीछे से बैकफायर करते हुए, क्योंकि उस वक्त वो इंगेज हैं, हवा में उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और वो सारे अटैक्स को रोक पाने में कामयाब नहीं हो रहा है। यही स्ट्रैटेजी ईरान की है, और ईरान के पास अभी हथियार बहुतायत हैं, ये समझ में आने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार काउंटर अटैक कर रहा है और जिस क्षमता के साथ में, ऐसे में इजराइल को भी ये सोचना होगा कि कितने समय तक वो सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि उसके अपने लोग भी मारे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक आखिरी सवाल डोनाल्ड ट्रंप को ही लेकर के फिर से करूँगी, और भारत के संदर्भ में भी। भारत वोटिंग के समय जब प्रस्ताव इसराइल के समर्थन में पारित हुआ, एब्सटेन हुआ, और बड़ी समझदारी के साथ कूटनीतिक अंदाज में हमारे लोग जो ईरान में फंसे हुए हैं उन्हें हम रेस्क्यू करके वतन वापसी भी हो रही है, और ईरान हमारे लिए सेफ एयर स्पेस क्रिएट करते हुए वो पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब भारत का स्टैंड इजराइल और ईरान के संदर्भ में दोनों ही देशों के साथ दोस्ताना रहा है, लेकिन क्या हम एक ऐसी स्थिति में फंसने जा रहे हैं जहां अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके इजराइल के सपोर्ट में ईरान पर हमला कर सकता है, जिसकी जानकारी बीते दिनों सामने आई कि मुनीर के साथ जब मीटिंग होती है डोनाल्ड ट्रंप की, तो मुनीर इसकी सहमति देता है कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करना चाहता है तो हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करे। बीते दिनों ईरान ने कुछ और कहा था पाकिस्तान के संदर्भ में, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। भारत इस दरमियान किसके साथ ज़्यादा झुकाव नज़र आता आपको दिखता है, भारत का या इजराइल को लेकर के जो हमारी दोस्ती के कसीदे पढ़े जाते हैं, उन हालातों में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी? क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका का एक ही प्लेटफॉर्म पर आना दिखता है तो वो हमें भी कभी भी पसंद नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऑब्वियसली इसको हम 2-3 हिस्सों में मैं इसका जवाब दूंगा। एक तो आसिम मुनीर के लिए, आसिम मुनीर वहाँ जाके डिनर खा के चले आएँ, लंच करके चले आएँ, या जैसा भी उनको वाइट हाउस में ट्रीटमेंट मिला हो, वो एयर स्पेस देने की बात कर भी लें, लेकिन इतना आसान पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अवाम के आगे शायद आसिम मुनीर डेयर ना कर पाएँ। जिस तरह का रिएक्शन होगा, जिस तरह का रिएक्शन उनको फेस करना पड़ेगा, वो पाकिस्तानी अवाम पूरी ईरान के साथ दिखती है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए या किसी भी तरह से, या अपना वो जिस तरह से उनको ऑनर किया गया उसकी वजह से वो अगर एयर स्पेस दे रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की आवाम वहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। जो हम लोग पाकिस्तान के आवाम के नेचर को जो एनालाइज करके समझ पाएँ, या जो जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, वो कतई बर्दाश्त नहीं। इसलिए आसिम मुनीर डेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न इसको अलाउ, वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है अभी, वो कतई अलाउ नहीं करेगी शहबाज शरीफ की कि आसिम मुनीर अलाउ करना। ये खुद जिसको कहते हैं कि वो अजीब तरह की स्थिति में, सांप छुछुंदर की स्थिति में फंस गया है पाकिस्तान। अब रहा मामला हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए भारत का। देखिए, भारत के इसराइल के साथ जो रिश्ते रहे हैं उससे कहीं पुराने रिश्ते हमारे ईरान के, बहुत प्राचीन, अगर हम उसको पास्ट में जाएं तो सिर्फ अगर हम आज़ाद भारत की बात न करें तो हम बहुत प्राचीन रिश्ते रहे हैं। हमारी लैंग्वेज एक तरह से एक रही, संस्कृत और पर्शियन सिमिलर लैंग्वेज है, सिमिलर ग्रामर है। इस तरह की तो हमारे रिश्ते ईरान से कैसे रहे हैं ये पूरा जगज़ाहिर है। कल्चरली, ट्रेड को लेकर के जिस तरह से आवाजाही हमेशा रही है, या इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी अगर हम देखें, क्योंकि ईरान एक शिया स्टेट है, और अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा ईरान का रूलर, ईरान का कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए और लखनऊ न जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि एक तरह का ये जो रिश्ता है, चाहे वो शिया मुसलमान यहाँ अच्छी तादाद में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, अगर हम यूँ कहें कि ईरान के बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर शिया मुसलमान है तो वो हिंदुस्तान में ही हैं, और उनका बड़ा गढ़ लखनऊ है। इसलिए तो ये रिश्ते जिस तरह से मजबूती के साथ चलते रहे हैं, हमें लगता है कि भारत को ऐसी स्थिति में
वो एक बैलेंस मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है कि इसराइल के साथ जो हमारे 90s से जो रिश्ते बेहतर होना शुरू हुए हैं वो रिश्ते भी बरकरार रहें, और ईरान के साथ जो प्राचीन रिश्ते रहे हैं और जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में जो मॉडर्न टाइम में जो रिश्ते रहे हैं वो उस पर भी असर न पड़े। तो हमारे लिए भी बहुत एकदम तलवार पे की धार पर मिलाकर के अभी हमारा स्टैंड न्यूट्रल ही रहना चाहिए। यानी हमारे लिए भी स्थिति है कि न्यूट्रल है, लेकिन हम तलवार की धार पर चल बिल्कुल रहे हैं, जैसी स्थिति बिल्कुल हो गई ठीक हमारे कह रहे हैं लिए। आप खालिद जी। अपने इंसाइट्स इस विषय पर साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुल मिलाकर के अभी भी दोनों ही देशों के बीच में अटैक्स एक दूसरे पर बड़े विध्वंसक से हैं, लेकिन ईरान के पास जहां अभी असलहों का पूरा एक बड़ा स्टॉक मौजूद है जिसकी किसी को शायद पहले से जानकारी नहीं थी, या फिर पूरी दुनिया को गच्चा देने में ईरान इस विषय पर तो कामयाब रहा, और इजराइल ने शायद ईरान को कम आंका था, जो उसके लिए अब खुद भी मुश्किलात पैदा करता नज़र आ रहा है। इस बीच अमेरिका का फ़िलहाल 2 हफ्तों का पॉज, आगे आने वाले समय में क्या रुख देखने को मिलेगा अमेरिका का, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं तो इसमें अमेरिका का बड़ा किरदार नज़र आएगा। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, और आप किस देश के फैसले के साथ खड़े खुद को पाते हैं? आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा।